नमस्कार, मैं इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद हूं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का आज 11वां दिन है। क्या हो रहा है इस जंग में? कहां पहुंची है ये जंग? क्या ये जंग थमेगी? अगले आधे घंटे में हम आपको इस जंग के हर पहलू से रूबरू करवाएंगे। इजराइल लगातार हमास पे बॉम्बिंग कर रहा है। वो कहता है कि हमास पे बॉम्बिंग कर रहा है, पर बॉम्बिंग गाजा पट्टी में हो रही है, जिसमें सिविलियंस की भी मौत हो रही है। अब तक जो फिगर्स आ रहे हैं, करीब 3000 से ज्यादा फलस्तीनी जो गाजा पट्टी में रहते हैं उनकी मौत हो चुकी है। लगातार एरियल बॉम्बिंग हो रही है। इजराइल गोले दाग रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, इसके लड़ाकू विमान, इसके अटैक हेलीकॉप्टर्स लगातार हवा से गाजा पट्टी पर बम गिरा रहे हैं। वहीं हमास भी रिटेलिएट कर रहा है, वो रॉकेट्स मार रहा है इजराइल में। यहाँ इजराइल में हर 30 सेकंड में एक रॉकेट गिरता है। टेल अवीव में, अशदोद में, सदरोत में, एश्कलोन में, जहां जहां हम गए वहां रॉकेट फायर लगातार चलता है। अभी तक यहां 1400 मौतें हो चुकी हैं इजरायलियों की इस रॉकेट फायर में। यहां शनिवार की वो 7 अक्टूबर की वो जो भयानक दिन था, उस दिन सुबह 6:30 बजे हमास ने 5000 रॉकेट्स इन पर दागे और फिर वो लैंड के रास्ते, जमीनी रास्ते, सी के रास्ते और हवा पैराग्लाइडर्स के रास्ते यहां उतरे और यहां उन्होंने मौत का नंगा नाच खेला, इजरायलियों को का कत्ल किया और फिर कईयों को ये बंदी बना के अपने साथ वापस लगे हैं। वो लोग अभी भी बंदी हैं, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी मौजूद हैं। इस सब के बीच इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा है कि हम ये जंग जीतेंगे। उन्होंने अपने सभी कमांडर्स और रिजर्व सेना को पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि इस जंग में हर एक की भूमिका है, आप आएं और लड़ें। इजराइल हमास को नस्ते नबूद कर देगा और इजराइल ये जंग अपने बूते पे लड़ेगा। वहीं इस जंग को रोकने के लिए या ह्यूमैनिटेरियन एड फलस्तीनियों को देने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल यहां तेल अवीव में आ रहे हैं। वो यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट के साथ मीटिंग करेंगे। उनका फोकस ये होगा कि ये जंग जल्द से जल्द कैसे रोकी जाए और कम से कम नुकसान सिविलियंस का कैसे किया जाए। पर इस वक्त इजराइल जंग रोकने के किसी मूड में नहीं लग रहा। और भी कई देश कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड फलस्तीनियों को पहुंचे और ये जंग का कोई ना कोई हल ढूंढा जाए। वहीं रूस का सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव था वो गिर गया। इजराइल हमास संघर्ष के बीच बुधवार को दुनिया भर की निगाहें तेल अवीव पर लगी होंगी। इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को वहां पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के कुछ ही दिनों के भीतर इजराइल के 2 दौरों और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी मैराथन मुलाकातों के बाद बाइडेन के दौरे की घोषणा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन न केवल इजराइल की सामरिक तैयारियों के बारे में जानेंगे, बल्कि गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के अनुसार बाइडेन का दौरा इजराइल के साथ अमेरिकी एकजुटता और इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. The President will hear from Israel what it needs to defend its people as we continue to work with Congress to meet those needs. राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा को बड़ी कूटनीतिक हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार बाइडेन इजराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहां वो कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से वार्ता में राष्ट्रपति बाइडेन
इजराइल हमास संघर्ष से उपजे हालात पर चर्चा करेंगे। इस संघर्ष की शुरुआत से ही अमेरिका काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की भी फोन पर वार्ताएं जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालात की समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस में अहम बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ ताजा हालात पर चर्चा की। अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों का क्या नतीजा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर कोई सहमति फिलहाल नजर नहीं आ रही। गजा में मानवीय संघर्ष विराम को लेकर रूस का एक प्रस्ताव परिषद से खारिज हो गया। प्रस्ताव पारित होने के लिए 9 वोट चाहिए थे, लेकिन इसके पक्ष में 5 ही वोट पड़े। विपक्ष में मतदान करने वाले देशों का कहना है कि प्रस्ताव में हमास के आतंकवाद की स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की गई थी। इसको लेकर रूस और अमेरिका में जुबानी नोकझोंक भी हुई। We regret that the Council once again has found itself a hostage to the ego, the selfish intention of the Western bloc of countries. This is the only reason why it was not able to send a clear, strong and collective message aimed at de-escalation. We are talking about the most serious explosion of violence over the past decades. Today, the entire world waited with bated breath for the Security Council to take steps in order to put an end to the bloodletting. But the delegations of the Western countries have basically stomped on those expectations. Unfortunately, Russia's resolution presented today does not meet all of these responsibilities. Russia's resolution, put forward without any consultations, make no mention of Hamas. None. By failing to condemn Hamas, Russia is giving cover to a terrorist group that brutalizes innocent civilians. इजराइल हमास संघर्ष के बीच हो रहे कूटनीतिक प्रयासों में अमेरिका, मिस्र और जॉर्डन जैसे देश काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे संघर्ष विराम की संभावना तो फिलहाल मुश्किल ही लग रही है, लेकिन सबसे पहला प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने का हो रहा है कि गजा में आम नागरिकों की सुरक्षा और जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। गजा में लगातार खराब होती स्थिति के चलते कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जो प्रयास हैं वो जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उसके बाद ये घोषणा की कि इजरायल और अमेरिका दोनों काम कर रहे हैं एक प्लान विकसित करने की पर काम कर रहे हैं, जहां पर मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जाए फिलिस्तीनियों को गाजा में। वहीं यूरोपीय संघ ने ये घोषणा की है कि वो यूरोप से मिस्र तक एक एयर कॉरिडोर एस्टैब्लिश करेंगे ताकि मानवीय सहायता यूरोप से मिस्र तक पहुंची जाए और फिर वहां से गजा में आगे जाए। कई दिनों के निरंतर प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता संगठनों के बढ़ते दबाव के बीच गजा में आम नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचाने को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे चली बैठक के बाद ये फैसला हुआ। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजराइल के बीच गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचाना जरूरी है। The United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. We share Israel's concern that Hamas may seize or destroy aid entering Gaza or otherwise preventing it from reaching the people who need it. If Hamas in any way blocks humanitarian assistance from reaching civilians, including by seizing the aid itself, we'll be the first to condemn it, and we will work to prevent it from happening again. We welcome the government of Israel's commitment to work on this plan. गजा में मानवीय सहायता की जरूरत को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी का कहना है कि गजा में हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में तुरंत मदद जरूरी है। No water, no other types of assistance. No supplies have gotten into Gaza since the 7th of October. That I can confirm.
not for UNRWA and not for other UN agencies. उधर यूरोपीय संघ ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मिस्र तक एयर ब्रिज ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों से पहुंचाई जा रही सहायता को गजा तक पहुंचाना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि ईयू ने अपनी मानवीय सहायता को तिगुना करने का फैसला किया है। गजा में नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए ईयू अब 7.5 करोड़ यूरो से ज्यादा की सहायता मुहैया कराएगा। In the face of this horror, Israel has the right to defend itself in line with humanitarian and international law. And right now, Palestinians in Gaza are in need of humanitarian help and aid. They cannot pay the price of Hamas barbarism. And this is why the Commission has announced to triple humanitarian aid for civilians in Gaza to 75 million euros. And we are launching an EU humanitarian air bridge to Gaza through Egypt. The first 2 flights will start this week. They will bring humanitarian goods to Gaza, and we will keep working with our partners in the region to assess and address the needs on the ground. गजा में लगभग 24 लाख लोग रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय राहत समूहों का कहना है कि इजराइल हमास संघर्ष की वजह से वहां हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता जरूरी है। हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने गजा की संपूर्ण नाकाबंदी कर रखी है। गजा में हालात काफी खराब हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है हालात और खराब हो रहे हैं। इजराइल की सीज के कारण वहां इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, पावर कट्स, डार्कनेस, खाना, एसेंशियल मेडिसिन्स, बुनियादी सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त गजा के लोगों को मानवीय सहायता की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल्स में ओवरफ्लो है लोगों का, मरीजों का, जो लोग को चोट लगी है, जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, उनके पास सर्जिकल इक्विपमेंट्स खत्म हो रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया ये कोशिश में लगी है कि गजा में रह रहे फलस्तीनियों को कम से कम मानवीय सहायता जल्द से जल्द प्रोवाइड की जा सके। 10 दिनों से लगातार जारी भीषण गोलीबारी और मलबे के ढेर में तब्दील होती इमारतें, ये मंजर है इजराइल की तरफ से गजा पर जवाबी कार्रवाई का। अपनी जान बचाने और दूसरों की मदद करने के लिए इधर उधर भागते लोग। हमास के हमले के बाद हुई इजराइल की बमबारी के चलते गजा पट्टी में सब तरफ यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। गजा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 2700 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 9700 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इन हमलों में बच्चों को निशाना बनाने की तस्वीरें सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली हैं। दक्षिणी गजा के खान यूनुस में एक परिवार ने उत्तर में हो रहे इजरायली हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि भागना व्यर्थ था। दक्षिणी गजा के खान यूनुस पार्क में खेल रहे इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी इस लड़ाई को नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रिटिश पासपोर्ट धारक 13 वर्षीय उमरान अबू अस्सी को ब्रिटेन से वापस गजा लौटे सिर्फ 1 साल बीता है और उसी दौरान लड़ाई छिड़ गई। उसके परिवार को इजराइल के भीषण हमले से बचने के लिए युद्ध क्षेत्र से बचकर खान यूनुस आना पड़ा। फिलहाल इन हमलों के रुकने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है और साथ ही आने वाली दुश्वारियां भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। गजा में दवाओं और बिजली बनाने के लिए ईंधन की भारी किल्लत हो चुकी है। इसके चलते गजा के एक अस्पताल में काम करने वाली एक फिलिस्तीनी डॉक्टर ने स्वास्थ्य आपदा की चेतावनी दी है। चूंकि गजा में पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, इसलिए गजा के लोगों का कहना है कि वो खारा पानी पीने को मजबूर हैं। खान यूनुस के एक सार्वजनिक नल से कनस्तरों में खारा पानी भरा जा रहा है और रिक्शे पर उसे परिवार तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम खारा पानी भर रहे हैं। मैं यह खारा पानी पीने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? हमें यह करने के लिए मजबूर किया गया है। युद्ध की एक और विभीषिका ये देखने को मिली कि गजा में आइसक्रीम फ्रीज करने के लिए प्रयोग होने वाले ट्रकों को अस्थायी मुर्दाघरों में बदल दिया गया है। अस्पतालों के मुर्दाघरों में मृतकों को रखने और कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने की जगह नहीं बची है। गजा में हर तरफ मौत और दुख छाया हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या ये हालात अभी और बदतर होंगे या फिर स्थिति में कुछ सुधार आ सकेगा। आपने गजा में हो रही तबाही का मंजर देखा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल में किस तरह की तबाही हो रही है। हमास लगातार इजराइल में रॉकेट दाग रहा है, खास करके वो शहर और वो गांव जो गजा पट्टी के पास है। मैं ऐसे एक शहर अश्कलोन में गया और वहां से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। युद्ध की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, जहां इजराइल लगातार अपने टारगेट्स पे अटैक कर रहा है गाजा में। वहां सिविलियंस की भी उसमें मौतें हो रही हैं। फिगर्स करीब 3000 मौतों के आसपास पहुंच गए हैं, 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करता जा रहा है। मैं इस वक्त एक छोटे सा शहर है एश्कलोन, जो गाजा के बॉर्डर के बहुत नजदीक है, वहां एक हॉस्पिटल में खड़ा हूं। मैं आपको ये मंजर दिखा पाऊं अगर कि किस तरह इनके रॉकेट अटैक्स में ये हॉस्पिटल पे में तबाही हुई है। इस तरह के करीब 50 रॉकेट्स पूरे इजराइल में हमास हर रोज दाग रहा है। ये खास करके ज्यादा प्रभावित जो एरियाज हैं वो बॉर्डर के पास हैं, इजराइल गाजा बॉर्डर के पास है, पर दूर जगहें जैसे टेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट राजधानी में, वो भी रॉकेट अटैक के फायर के अंडर आया है। हालांकि इजराइल की जो आयरन डोम सिस्टम है वो ज्यादातर रॉकेट्स को अब न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रही है, पर ऐसे अटैक्स भी हो रहे हैं जहां बिल्डिंग्स को, जान माल को नुकसान हो रहा है। तो क्लियरली लड़ाई और युद्ध इस स्तर पर है जहां दोनों साइड्स ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हैं और सबसे बड़ा नुकसान सिविलियंस को हो रहा है। मैं इस वक्त गाजा पट्टी के बहुत नजदीक दक्षिण इजराइल में हूं। ये जो आप मेरे पीछे समुद्र देख रहे हैं, ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है। इसी के रास्ते पिछले सैटरडे को, शनिवार को, हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो लैंड के रास्ते आए, सी के रास्ते आए, अपनी बोट्स पर आए और यहां पर आकर इन्होंने जो तबाही मचाई और जो अटैक्स किए वो हम सब जानते हैं। और अभी भी इजरायली फोर्सेस ने इस सी को कंप्लीटली, आप देख सकते हैं कोई यहां नहीं है, उन लोगों को हटा दिया गया है और इस पूरे जो कोस्ट लाइन है इस पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली नेवी लगातार पीछे बोट से इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको आशंका है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो दोबारा अटैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, खास करके जब तक ये युद्ध चल रहा है। और पहले यहां पर लोग अक्सर पार्टी करते थे, इस बीच पर वॉक करने के लिए आते थे, सैर करने के लिए आते थे, पर अब ये जगह बिल्कुल खाली करवा ली गई है। और इस सब के बीच में आम इजरायली क्या सोचता है? मैंने बात की बेनी बेंजामिन, जो भारतीय मूल के हैं, जू हैं, यहाँ इजराइल में रहते हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, इजराइल की फौज में थे। वो बता रहे हैं कि क्या कॉमन इजरायली के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। बेनी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि एज पूर्व एक सोल्जर होने के नाते ये बताइए कि आपकी क्या असेसमेंट है, ये जंग कब तक चलेगी? अभी हम लोग बीच लड़ाई में हैं और बहुत सारे प्रेशर चालू है, और जो प्रेशर जो चालू है उससे मेरे को डर लग रहा है कि उन लोग बीच में ही स्टॉप नहीं करेंगे हमको। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, आपके रक्षा मंत्री ने कहा, आपके विदेश मंत्री ने कहा, आपके आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा कि हमारा मकसद हमास को कंप्लीटली खत्म कर देना है। तो क्या इजराइल, आपको लगता है, इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? वो कामयाब हो सकता है, बट कामयाब होएगा वो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स है वो हम लोग को प्रेशराइज कर रहे हैं अभी, और जो उन लोग दिखा रहे हैं वो बुरा दिखा रहे हैं, वो कभी कभी झूठ भी दिखा रहे हैं, और हम लोग को लग रहा है क्या ये झूठ जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो हम लोग को थोड़ा मंगा। कौन है आपके दोस्त जो आपको प्रेशराइज कर? हमारे दोस्त अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे दोस्त यूरोपियंस है, हमारे दोस्त एशिया में है, तो वो सब प्रेशर करेगी। अभी उन लोग का पानी बंद किया, उन लोग का खाना बंद किया, उन लोग का ये बंद किया, वो बंद किया, पर उन लोग नहीं सोच रहे हैं कि उन लोग ने क्या किया हमारे को।
और 10 नहीं 20 साल जो हम लोग ने 204 में उनको जगह दे दी वापस, सेटलमेंट हम लोग को नहीं मांगता था, हम लोग चलो गाजा विल बी फ्रीड, तो गाजा फ्री नहीं हो गया और गाजा के ऊपर उन लोग का प्रेशर आ गया, हमास का प्रेशर आ गया और हमास जो कर रहे हैं और टेररिज्म उन लोग को कर रहे हैं पहली बार, फिर बाद में हम लोग को कर रहे हैं। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो गाजा में रह रहे हैं वो मासूम लोग हैं, वो हमास जैसे एक आतंकवादी संगठन ने उन पर एक कब्जा कर रखा है और उनको मजबूरन वहां रहना पड़ रहा है और वो आतंकवादी नहीं है। तो आपको लगता है कि इजराइल ने जब सीज किया है, पानी बंद किया है, खाना बंद किया है, इलेक्ट्रिसिटी बंद की है, तो वो तो यहाँ दवाइयां नहीं मिल रही, तो वो उसका खमियाजा तो बेचारे सिविलियंस भुगत रहे हैं। वो बंद किया था, वो भी चालू हो गया, कल से आज से चालू हो गया सब, बिकॉज हमारा भी दिल है, हमारे को भी मालूम है हमारे सिविलियन क्या मांगते हैं और ऑफ कोर्स वो चालू वापस हो गया है। बट वॉर इज वॉर, आई कांट वी कांट प्ले विद द वॉर। एक वॉर होएंगी हमारे इधर तो भी ये वॉर हम लोग के ऊपर प्रेशर बैठे हैं, बट दूसरे वॉर होते हैं। चलिए, तो फाइनली मुझे ये बताइए, एज अ सोल्जर आपकी क्या असेसमेंट है, ये कब खत्म होगी ये जंग? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फादर ऑफ माई सन, ओके, आपका बेटा भी फौज में? मेरा बेटा भी फौज में है। ऑफ कोर्स मेरे को नहीं मांगता है कि वॉर होएंगी और अभी वॉर चालू है, तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि वॉर जितनी जल्दी खत्म होगी वो हम लोग को अच्छा है, बट ये टुकु कभी तक चलेगा? हमास के साथ चल रहे इस युद्ध में नया मोड़ तब आया जब यहां के उत्तर में लेबनान से एक नया फ्रंट खुल गया। शिया समूह हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच झड़पें और बढ़ गई हैं। डर यह है कि कहीं हिजबुल्लाह इसमें साफ तौर से कूद ना जाए। इजरायली सेना ने इसका जवाब दिया और ईरान को चेतावनी दी कि वो इस जंग में नहीं आए, नहीं तो इजराइल उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर ये जंग जल्द नहीं रोकी गई तो ईरान भी इस जंग में हिस्सा बन सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या अभी तो दक्षिण में जहां लड़ाई चल रही है हमास के साथ, ये एक फुल फ्लेजेड वॉर उत्तर में भी बन जाती है, जहां एक तरफ दक्षिण में हमास इजराइल से लड़े और हिजबुल्लाह उत्तर में इजराइल से लड़े। इजराइल हमास संघर्ष के बीच लड़ाई का एक और मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। इजराइल लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और ईरान समर्थक शिया समूह हिजबुल्लाह के बीच झड़पें बढ़ती जा रही हैं। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान में इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। कई दिनों से हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान की शह पर उसकी सीमा में गोलीबारी कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अपनी संसद को संबोधित करते हुए ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि वो इजराइल के धैर्य की परीक्षा न लें। हम ताकत हासिल करने और जीत की ओर आगे बढ़ने के एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। इस उद्देश्य के लिए हमें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जीत में समय लगेगा। मेरा ईरान और हिजबुल्लाह को संदेश है, उत्तरी सीमा पर हमारा परीक्षण न करें। जो गलती आपने एक बार कर दी उसे दोबारा मत दोहराइए, क्योंकि आज आप जो कीमत चुकाएंगे वो ज्यादा महंगी होगी। इजराइल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी ने भी ईरान पर हिजबुल्लाह को शह देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इन हमलों द्वारा इजराइल का ध्यान गजा के सैन्य अभियान से भटकाना चाहता है। हिजबुल्लाह ने ईरान के निर्देश के तहत और समर्थन के साथ दक्षिण गाजा में हमारे युद्ध प्रयासों से ध्यान भटकाने के लिए कई गोलीबारी हमले किए। इजराइल लेबनान सीमा पर हालात बिगड़ने की आशंका ईरान के कड़े तेवर देखते हुए और बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल को चेताया कि गजा पर हमले नहीं रुके तो इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि इस संघर्ष का दायरा बढ़ जाए। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह को क्षेत्र में ईरान का बड़ा समर्थक माना जाता है। इजराइल आरोप लगाता है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार और आर्थिक मदद दोनों ही ईरान से आ रहे हैं। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हो सकती हैं। ऐसे में यदि लड़ाई का एक और मोर्चा खुला तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं और इसकी चिंता खुद अमेरिका को भी है।
We are worried about the potential escalation and widening of this conflict. We don't want to see any actor, be it a state actor like Iran or another terrorist group like Hezbollah, widening this conflict, opening up additional fronts that will distract the Israeli Defense Forces from their primary fight against Hamas. लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगातार झड़पें देखी जा रही हैं। इजरायल ने प्रमुख मोर्चों पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। उधर हिजबुल्लाह के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो अपनी सैन्य तैयारी को बढ़ा रहा है। देखना ये होगा कि सीमा पर बढ़ता जमावड़ा और झड़पें आगे क्या रुख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स देते रहेंगे कि युद्ध कहां जा रहा है। हम ये आशा करते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो, क्योंकि इसकी जो मानवीय कॉस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबरों के लिए देखते रहें डीडी न्यूज़। नमस्कार।